नवंबर के पहले दिनों में मॉस्को में अफरा तफरी मच गई। आप रूस की राजधानी की असली तस्वीरें देख रहे हैं। कई बार बिजली कटौती और ब्लैकआउट हुए। 30,000 लोग बिना बिजली के रहे। पूरे शहर में वोल्टेज में 10% की गिरावट आई। लेकिन यह न दुर्घटना थी न तकनीकी खराबी, यह यूक्रेन था। और ये तो बस शुरुआत है ऐसी रणनीति की जिसे रूस रोक नहीं पा रहा। यूक्रेन एक ऐसी रणनीति आजमा रहा है जो किसी की भी उम्मीद से कहीं बेहतर काम कर रही है। दो 2024 की शुरुआत से ही यूक्रेनी ड्रोन रूसी तेल रिफाइनरियों पर हमला कर रहे हैं। और हम यहाँ एक या दो छिटपुट हमलों की बात नहीं कर रहे हैं। अक्टूबर के अंत तक रूस की 38 में से 21 सबसे बड़ी रिफाइनरियों पर हमला हो चुका था। इससे देश की लगभग 40% रिफाइनिंग क्षमता का नुकसान हुआ। आपको समझाने के लिए कि इसका क्या मतलब है, रिफाइनरियां कच्चे तेल को ऐसे ईंधन में बदलती हैं जिन्हें लोग रोजाना इस्तेमाल करते हैं, जैसे पेट्रोल और डीजल। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, यूक्रेन एक रिफाइनरी पर एक बार हमला करके आगे नहीं बढ़ता, वह उन्हीं रिफाइनरियों पर बार बार हमला करता है। नोवोकुबिशेव्स्की, रियाजान और सारातोव जैसे स्थानों को कुछ ही हफ्तों में कई बार निशाना बनाया गया है। रूस जैसे ही मरम्मत करता है, यूक्रेन फिर नष्ट कर देता है। यह एक ऐसी रणनीति है जिसका एक ही उद्देश्य है, थकाना। और रूस में इसके नतीजे तुरंत देखने को मिले। देश के लगभग 60 क्षेत्रों को ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा। अधिग्रहित क्रीमिया में स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि अधिकारियों को प्रति व्यक्ति 20 लीटर पेट्रोल खरीदने की सीमा लगानी पड़ी। घबराहट फैलने से पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगीं और ईंधन चोरी भी शुरू हो गई। अन्य क्षेत्रों में जनवरी से अक्टूबर के बीच पेट्रोल की कीमत 49% तक बढ़ गई। लेकिन यहीं पर चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। पेट्रोल की समस्या को हल करने की कोशिश में रूसी सरकार ने नियमों में ढील दी और रिफाइनरियों को गर्मियों के डीजल में केरोसिन मिलाकर सर्दियों का डीजल बनाने की अनुमति दी। यह हल समझदारी भरा था। है ना? गलत। इससे केरोसिन का भंडार खत्म हो गया और अब रूस संभावित विमानन ईंधन संकट का सामना कर रहा है। रूस पुराने समस्याएं सुलझाते हुए नई समस्याएं खड़ी कर देता है। तो रिफाइनरियों पर हमले पूरी तरह से काम कर रहे थे। रूस आर्थिक रूप से खून बहा रहा था। जनता इसे अपनी जिंदगी में महसूस कर रही थी और सितंबर में ईंधन निर्यात में 23% से अधिक की गिरावट आई थी। रणनीति को मंजूरी मिल गई थी और तभी यूक्रेन ने विस्तार करने का फैसला किया। नवंबर की शुरुआत में कुछ बदल गया। यूक्रेन ने रिफाइनरियों पर हमले छोड़ना नहीं छोड़ा, लेकिन उसने एक नया लक्ष्य अपनी सूची में जोड़ लिया, रूस का बिजली नेटवर्क। और हम किसी छोटे बदलाव की बात नहीं कर रहे हैं, आंकड़े इस बदलाव को दिखाते हैं। ड्रोन और मिसाइल हमलों की लहर बुनियादी ढांचे पर केंद्रित थी। देश के कई हिस्से अंधेरे में डूबते जा रहे हैं। अगस्त सितंबर में सिर्फ 10% यूक्रेनी हमले बिजली के बुनियादी ढांचे पर थे। 13 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच यह संख्या बढ़कर 38% हो गई। यह बिजली के बुनियादी ढांचे पर 29 हमले थे कुल 76 में से। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक रणनीतिक जानबूझकर किया गया बदलाव है। लेकिन आखिरकार बिजली नेटवर्क पर हमला क्यों किया गया? सीधे बिजली संयंत्रों को क्यों नहीं निशाना बनाया गया? इसका जवाब दो बहुत व्यावहारिक कारणों में है। पहला, बिजली संयंत्रों की अच्छी तरह से रक्षा की जाती है। एक यूक्रेनी ड्रोन के लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही मार गिराए जाने की संभावना बहुत अधिक है। दूसरा, रूस की लगभग 18% बिजली परमाणु ऊर्जा से आती है।
एक परमाणु संयंत्र पर हमला करना एक विनाशकारी आपदा का कारण बन सकता है। यूक्रेन परमाणु आपदा नहीं चाहता, वह ब्लैकआउट करना चाहता है। तो संयंत्रों को निशाना बनाने के बजाय यूक्रेन ने उन चीजों पर हमला करना शुरू किया जो इन संयंत्रों को शहरों से जोड़ती हैं। उच्च वोल्टेज वाले सबस्टेशन और ट्रांसफार्मर, ये वे उपकरण हैं जो बिजली को अलग अलग वोल्टेज में बदलते हैं और इसे पूरे देश में प्रसारित करने की अनुमति देते हैं। इनके बिना चाहे कोई पावर प्लांट कितनी भी ऊर्जा पैदा करे, वह ऊर्जा कहीं नहीं पहुंच पाएगी। इसे एक सड़क की तरह सोचिए। आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी कार हो सकती है, लेकिन अगर सड़क टूटी हुई है तो आप कहीं नहीं जा पाएंगे। सब स्टेशन और ट्रांसफार्मर बिजली की सड़कें हैं। और जानते हैं इस कहानी में सबसे ज्यादा विडंबना क्या है? यही वही तरीका है जो खुद रूस ने यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किया था। अमेरिकी कांग्रेस के विश्लेषणों से पुष्टि होती है कि रूस के ज्यादातर हमले यूक्रेन पर सबस्टेशन और ट्रांसफार्मर को निशाना बनाकर किए गए थे। यूक्रेन बस उसी का जवाब उसी अंदाज में दे रहा है। और इन सबस्टेशनों पर बार बार हमला करना तभी मायने रखता है जब रूस उन्हें जल्दी से ठीक नहीं कर पाता। और यहीं से कहानी वाकई में दिलचस्प हो जाती है। आइए एक खास उदाहरण देखें ताकि हम समझ सकें कि यह कैसे काम करता है। व्लादिमीर क्षेत्र में व्लादिमीरस्काया सबस्टेशन इस इलाके की सबसे महत्वपूर्ण सुविधाओं में से एक है। इसकी स्थापित क्षमता 4010 मेगा वोल्ट एम्पियर है और यह कई पावर ट्रांसमिशन लाइनों के लिए केंद्रीय बिंदु के रूप में काम करती है, जिनकी वोल्टेज 110 से लेकर 750 किलोवोल्ट तक है। यह सबस्टेशन कम से कम 3 बड़े स्रोतों से बिजली ट्रांसफर करती है और कम से कम 7,50,000 लोगों को ऊर्जा प्रदान करती है। यह ग्रेट मॉस्को के लिए बिजली के मुख्य स्रोतों में से एक है। 31 अक्टूबर को यूक्रेनी ड्रोन ने इस सबस्टेशन पर हमला किया। परिणाम तुरंत हुआ। 30,000 लोग बिना बिजली के रह गए और पूरी मॉस्को में वोल्टेज में 10% की गिरावट आई। इस सुविधा में रूसी सुरक्षा लगभग न के बराबर थी। ड्रोन को केवल हल्की और छिटपुट एंटी एयरक्राफ्ट फायर का सामना करना पड़ा। बस इतना ही। सैकड़ों हजार लोगों को बिजली देने वाली एक सुविधा लगभग पूरी तरह असुरक्षित थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ 4 दिन बाद 4 से 5 नवंबर की रात को यूक्रेन ने उसी सबस्टेशन पर फिर से हमला किया। अगर रूस ने उस हफ्ते मरम्मत करने की कोशिश की थी तो सारा काम बर्बाद हो गया। और यही पैटर्न देश भर की कई दूसरी सुविधाओं में भी दोहराया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि रूस इसे तुरंत ठीक क्यों नहीं कर देता, ये हमले इतने विनाशकारी क्यों हैं? और यहाँ हम उस असली कमजोर बिंदु पर पहुँचते हैं जिसे यूक्रेन ने खोज निकाला है। हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर ऐसी चीजें नहीं हैं जिन्हें आप किसी दुकान से खरीद सकते हैं। ये बहुत बड़े, बेहद जटिल और महंगे उपकरण होते हैं। हर एक की कीमत लाखों डॉलर होती है और सिर्फ एक को बनाने में 18 से 24 महीने का समय लगता है। और अगर मामला और जटिल हो तो इसमें 4 साल तक भी लग सकते हैं। आपने सही सुना, एक ही ट्रांसफार्मर बनाने में सालों लग जाते हैं। अब रूस को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उसकी फैक्ट्रियां ये आधुनिक हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर बनाने में सक्षम नहीं हैं। रूस की ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री मूल रूप से सोवियत संघ की एक बची हुई विरासत है। ये फैक्ट्रियां 1950 से लेकर 1990 तक की हैं। ये घरेलू इस्तेमाल के लिए छोटे ट्रांसफार्मर बना सकती हैं। लेकिन जब बात उन विशाल ट्रांसफार्मरों की आती है जो 500 या 750 किलोवोल्ट के होते हैं और राष्ट्रीय ग्रिड को संभालते हैं, तो रूस के पास बस इतनी औद्योगिक क्षमता नहीं है। रूस ने दशकों तक ये ट्रांसफार्मर यूरोप और जापान से मंगाए। यूक्रेन पर आक्रमण के बाद लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते यह आपूर्ति पूरी तरह बंद हो गई। अब यूरोप नहीं बेचता, जापान भी नहीं बेचता और प्रतिबंधों ने उन महत्वपूर्ण घटकों को भी रोक दिया है जो इन ट्रांसफार्मरों को बनाने या मरम्मत करने के लिए जरूरी हैं, जैसे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स,
सर्किट इंटीग्रेटेड और उन्नत सामग्री एक कहानी है जो इस समस्या को पूरी तरह से दर्शाती है। सेंट पीटर्सबर्ग में पावर मशीन तोशिबा फैक्ट्री रूस की सबसे आधुनिक ट्रांसफार्मर फैक्ट्रियों में से एक है। 2024 में उसे 3 हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर का निर्माण रोकना पड़ा। वजह क्या थी? विशेषित इंसुलेशन के पुर्जे तुर्की के कस्टम में फंसे रह गए। बिल्कुल सही, तुर्की एक ऐसा देश जो रूस के साथ संबंध रखता है। अगर रूस तुर्की से पुर्जे नहीं ला पा रहा तो पश्चिमी देशों से हाल और बुरा होगा। आज रूस लगभग पूरी तरह से चीन पर निर्भर है। अब 80 से 90% तक के महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक घटक चीन और हांगकांग से आते हैं। रूस ने खुद को ऐसी स्थिति में ला दिया है जहां उसके पास किसी अत्यंत महत्वपूर्ण चीज के लिए केवल एक ही आपूर्तिकर्ता है और यूक्रेन को यह बात पता है। लेकिन यूक्रेन की रणनीति इससे भी गहरी है। यह सिर्फ बिजली नेटवर्क पर हमले नहीं हैं। यूक्रेन उस रणनीति के साथ काम कर रहा है जिसे हम दोहरे हमले की रणनीति कह सकते हैं। बाएं हाथ से वह लगातार रिफाइनरियों पर हमला कर रहा है, रूसी राजस्व को निर्यात में गिरावट के जरिए कम कर रहा है और ईंधन की कमी से रसद संबंधी समस्याएं पैदा कर रहा है। दाएं हाथ से वह बिजली नेटवर्क पर हमला कर रहा है जिससे गोला बारूद कारखानों और अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों को बिजली की आपूर्ति काट दी जाती है। साथ ही वह नागरिक आबादी का मनोबल भी गिरा रहा है जो बिना बिजली और बिना हीटिंग के रह जाती है। ये दोनों हमले एक दूसरे को पूरी तरह से पूरक करते हैं। ईंधन के बिना परिवहन प्रभावित होता है, बिजली के बिना औद्योगिक उत्पादन रुक जाता है। दोनों के बिना रूस की युद्ध प्रयास को बनाए रखने की क्षमता कम हो जाती है और जनता संघर्ष की कीमत पर सवाल उठाने लगती है। क्या आप जानना चाहेंगे इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? आखिरकार अगर वे महत्वपूर्ण सबस्टेशन जो पूरे शहरों को बिजली देते हैं लगभग बिना किसी सुरक्षा के रह जाते हैं। रूस की सबसे बेहतरीन वायु रक्षा प्रणालियां आखिर कहां हैं? असल में इनका इस्तेमाल पुतिन की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। उनकी निजी निवास वाल्दाई में 7 पेंटसिर S1 सिस्टम और एक S400 सिस्टम उनकी सुरक्षा के लिए तैनात पाए गए हैं। बिल्कुल सही, राष्ट्रपति के घर की सुरक्षा देश की रणनीतिक संस्थाओं से भी ज्यादा है। मॉस्को में बिजली गई लेकिन पुतिन का घर सुरक्षित है। ऐसे हमलों पर रूसी बयान हमेशा नुकसान को कम दिखाने की कोशिश करता है। क्षेत्रीय गवर्नर अक्सर सबस्टेशन में हुए धमाकों को उन ड्रोन के मलबे के गिरने का नतीजा बताते हैं जिन्हें कथित तौर पर मार गिराया गया था। लेकिन यह कहानी तब टिकती नहीं है जब रूसी नागरिक सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हैं जिसमें वे जलती हुई सुविधाएं और अपनी अंधेरे में डूबी हुई शहरों को दिखाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यूक्रेन रूस के इतने अंदरूनी इलाकों में लक्ष्यों पर हमला कैसे कर पा रहा है? यह कैसे संभव है? इसका जवाब 2 भागों में है। पहला, यूक्रेन ने घरेलू लंबी दूरी के ड्रोन जैसे बॉबर मॉडल विकसित किए हैं। इन ड्रोन में FPV सटीक मार्गदर्शन होता है। और ये KZIS-6 विस्फोटक सामग्री ले जाते हैं जिसे खास तौर पर बुनियादी ढांचे को अधिकतम नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा, और यह फाइनेंशियल टाइम्स अखबार ने खुलासा किया, संयुक्त राज्य अमेरिका इन हमलों के लिए महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी प्रदान करता है। यूक्रेन लक्ष्य चुनता है लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करता है। लक्ष्यों की कमजोरियों का मूल्यांकन, आदर्श उड़ान मार्ग, ऊंचाई और हमले करने का सही समय। इस तरह रूसी वायु रक्षा से बचा जा सकता है। यह ऐसा है जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका रूसी रक्षा के माध्यम से सड़क का नक्शा प्रदान करता है और यूक्रेन वाहन चलाता है। यह एक महत्वपूर्ण विकास है क्योंकि यह सार्वजनिक रूप से पश्चिमी सहयोगियों की रूसी क्षेत्र के भीतर हमलों में गहरी भागीदारी की पुष्टि करता है और यह समझाता है कि यूक्रेनी ड्रोन रक्षा प्रणालियों से बचने में इतने प्रभावी क्यों रहे हैं और ठीक कमजोर बिंदुओं पर हमला करने में सफल रहे हैं। इसी बीच पूर्वी यूरोप में सर्दी आ गई है
और इस दौरान तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। हीटिंग के लिए बिजली न होने पर यह सिर्फ असुविधा नहीं है, बल्कि लोगों की जान के लिए एक असली खतरा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने अक्टूबर में यह बात साफ कर दी थी। रूसी लोग यह नहीं समझते कि यूक्रेन के लोग युद्ध के दौरान बिजली कटौती और कठिनाइयों सहित सभी कृत्यों की क्या कीमत चुकाते हैं। रूस को इन कार्रवाइयों की कीमत महसूस करनी चाहिए। यूक्रेन जवाबी कार्रवाई करता है, सैन्य ठिकानों और उन ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाता है जो अपनी ऊर्जा संसाधनों को बेचते हैं। रूस अपने ऊर्जा संसाधनों को बेचता है और फिर उस पैसे का इस्तेमाल पूरी तरह से युद्ध के लिए करता है। इसीलिए यूक्रेन बिल्कुल सही कदम उठा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह सिर्फ एक सैन्य रणनीति नहीं है, यह एक संदेश है। यह दिखाता है कि युद्ध के परिणाम सभी के लिए होते हैं, सिर्फ यूक्रेनियों के लिए नहीं। और यह रूसी जनता को उस संघर्ष की असली कीमत महसूस कराने की कोशिश है जिसे उनके नेता ने शुरू किया था। पुतिन ने यह युद्ध यूक्रेनी नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमला करके शुरू किया था, लोगों का मनोबल तोड़ने की कोशिश करते हुए। रूसी रणनीति स्पष्ट थी, यूक्रेन की सर्दी को इतना कठोर बना देना कि देश को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़े। लेकिन सभी उम्मीदों के विपरीत यूक्रेनी जनता ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को ढाल लिया, विरोध किया और अब वे पलटवार कर रहे हैं। और यूक्रेन को वह चीज मिल गई जिसकी उम्मीद पुतिन ने नहीं की थी, एक ऐसी कमजोर कड़ी जिसे ठीक से बचाया नहीं जा सकता, जिसे जल्दी से ठीक नहीं किया जा सकता और जिसे उन देशों की मदद के बिना बदला भी नहीं जा सकता जो अब मदद नहीं करेंगे। जब पुतिन अपने सबसे बेहतरीन रक्षा सिस्टम अपने निजी महलों की सुरक्षा के लिए लगाते हैं, तब उनकी जनता सर्दी और अंधेरे में सर्दियों का सामना करती है। और हर ट्रांसफार्मर के नष्ट होने पर, हर सबस्टेशन में आग लगने पर यही सवाल उठता है, क्या ये सब वाकई में इसके लायक था? अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि यूक्रेन की यह रणनीति वाकई में रूस पर युद्ध पर पुनर्विचार करने का दबाव बनाएगी? अपना जवाब कमेंट्स में दें। अगर यह वीडियो आपको दिलचस्प लगे तो इसे उस व्यक्ति से साझा करें जिसे इस युद्ध की सच्चाई समझनी है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगले वीडियो मिस न करें। अगली बार मिलते हैं।